तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में था। आइए देखते हैं एक बारी क्या था इस क्वेश्चन में क्या नहीं। बाय द वे पहले तो आपकी रेफरेंस के लिए साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1A, ये एज इट इज कहाँ से उठाया है मैंने जो आपके टेस्ट में दिया था, सो दैट आपके पास्ट ईयर के भी सारे क्वेश्चंस रीसेंट एग्जाम्स में जो आए हैं वो भी आपको पता चले। ये आपका क्वेश्चन पेपर है नवंबर 2020 अटेम्प्ट का, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। नवंबर 2020 में जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको बताया हुआ है कंपलसरी क्वेश्चन होता है, उसका पहला फर्स्ट का A पार्ट, B पार्ट और C पार्ट, D पार्ट भी था, मतलब जो C पार्ट है देख लीजिए आप, बिल्कुल एज इट इज यही क्वेश्चन नवंबर 2020 में पेपर में 5 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। देखते हैं आपने क्या परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया। मैं बेसिकली आपको क्यों दिखा रहा हूँ साथ साथ जो क्वेश्चन पास्ट ईयर का है, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि ये पेपर का पैटर्न ही है, ठीक है ना। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट, इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन था द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरजे लिमिटेड। डेटा आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट्स 50 लाख के। बेसिकली नेट प्रॉफिट फिर क्या हो जाएगा, EAT हो जाएगा, बिकॉज इसी को बोलते हैं नेट प्रॉफिट। आउटस्टैंडिंग 13% के कूपन रेट वाले प्रेफरेंस शेयर्स आपको दे रखे हैं 200 लाख के। बेसिकली यहां से प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा, आप EAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकाल पाओगे। उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको दे रखे हैं 6 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25% दे रखा है R, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%। वैसे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, KO होता है, लेकिन देखते हैं इसका क्या यूज करेंगे क्या नहीं यूज करेंगे। You are required to compute the approximation dividend payout ratio by keeping the share price at ₹40 by using Walters model। Walters model से नॉर्मली हम प्राइस निकालते हैं, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, P0 निकाल के आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और क्वेश्चन कह रहा है वॉल्टर मॉडल लगाते हुए आप मेरे को डिविडेंड पे आउट रेशो बताइए। थोड़ा सा ट्विक करके क्वेश्चन आ गया, मतलब क्या करेंगे, वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, P0 इज इक्वल टू DPS प्लस ब्रैकेट स्टार्ट EPS माइनस DPS मल्टीप्लाई बाय R डिवाइडेड बाय KE ओवरऑल डिवाइडेड बाय KE। इस फॉर्मूले में हम सब कुछ पुट कर लेंगे, डिविडेंड हम निकाल लेंगे यहां से, बाकी सब कुछ पुट करके जब डिविडेंड आ जाएगा, और डिविडेंड पे आउट रेशो ये आपको क्लासेस में भी कई बार समझाया हुआ है, डिविडेंड रेट होगा तो वो फेस वैल्यू पर अप्लाई होता है अमाउंट निकालने के लिए, और डिविडेंड अगर पे आउट रेशो दे रखी है तो वो हमेशा अप्लाई होगी EPS पर डिविडेंड का अमाउंट निकालने के लिए। अब डिविडेंड का अमाउंट दे रखा है, पे आउट रेशो निकालनी है तो किस पर निकल जाएगी, EPS पर, ठीक है ना। अब आपको डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कई बार ये होता है कहां से क्या कंप्यूट करना है, क्या निकालना है, एक स्ट्रैटेजी तो हमने बना ली, एक काम करते हैं, सीधा सीधा मैंने आपको बताया है, जो रिक्वायरमेंट है उसका जो फॉर्मूला है वो आप कोट करिए, वहां से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको और क्या क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं पहले एज पर वॉल्टर्स मॉडल, फॉर्मूला कोट करेंगे पहले इसका, P0 इज इक्वल टू DPS प्लस ब्रैकेट स्टार्ट EPS माइनस DPS मल्टीप्लाई बाय R डिवाइडेड बाय KE ओवरऑल डिवाइडेड बाय KE। अब आप देख लो इस फॉर्मूले में एक तो P0 चाहिए, अगर आपको DPS निकालना है तो उसके अलावा सारी चीजें आपको इस फॉर्मूले में चाहिए। P0 चाहिए, दे रखा है क्वेश्चन में, P0 दे रखा है सर 40। उसके बाद हमको DPS तो निकालना ही है, EPS चाहिए, EPS सर डायरेक्टली नहीं दे रखा, नेट प्रॉफिट वगैरह वगैरह ये सब चीजें दे रखी है, नेट प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं है, निकालना पड़ेगा। मतलब पहली रिक्वायरमेंट में यहां पे वर्किंग नोट में क्या निकाल लूंगा, EPS निकाल लूंगा, फिर फॉर्मूले में अप्लाई करने पे आऊंगा। उसके बाद DPS तो फिर अगेन चाहिए ही चाहिए, इनटू R, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट R आपको दे रखा है, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय KE ओवरऑल डिवाइडेड बाय KE। तो एक चीज और चाहिए, KE चाहिए। सर KO दे रखा है, KE नहीं दे रखा, बेटा कोई डेटा ही नहीं होगा अगर, तो मैं इसी को क्या मान लूंगा, KE मान लूंगा। क्यों सर, अभी करता हूं वो बात डिस्कस, ठीक है ना। आइए पहले एक बारी यहां पे जगह छोड़ देंगे, वर्किंग नोट पे पहले EPS निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट 1 थोड़ा नीचे कैलकुलेशन ऑफ EPS।
अब सर आपको ईएटी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स क्वेश्चन ने निकाल के दे रखा है 50 लाख। ठीक है सर, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड यहां से माइनस कर देंगे। 200 लाख की कैपिटल है, 13% का कूपन रेट है, तो ये आपके पास आ जाएगा 26 लाख। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 24 लाख। इन अर्निंग्स को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 4। एज सिंपल एज दैट। ईपीएस आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं सर, जो मैं आपको ये बोल रहा था कि केओ दे रखा है वैसे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको मैं केई ही क्यों मान लूंगा? बेटा केई कैसे आ सकता है? या तो केई के जो वो 6 फॉर्मूलेज हमने करे हैं, डीपीएस 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस 0, डीपीएस 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस 0 प्लस ग्रोथ, या ईपीएस 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस 0, या ईपीएस 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस 0 प्लस ग्रोथ, या फिर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच डीपीएस 1 प्लस एमपीएस 1 माइनस एमपीएस 0 डिवाइडेड बाय एमपीएस 0, या फिर कैपम। या तो ये फॉर्मूलेज दे रखे हो, क्या किसी का भी डेटा लग रहा है आपको यहाँ पे? ग्रोथ रेट वगैरह कुछ भी नहीं है, एमपीएस 0 वगैरह कोई डेटा नहीं है। सॉरी, एमपीएस 0 तो है लेकिन बाकी और कोई डेटा नहीं है, वहां से केई नहीं आ पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, या फिर केई कैसे आ सकता है? आपके पास केई निकालने के लिए अर्निंग्स ऑफ इक्विटी वो आ चुकी हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल। इक्विटी वालों की कैपिटल कितनी है? बेटा इक्विटी के नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, कैपिटल का अमाउंट नहीं है आपके पास, मतलब वहां से नहीं आ पाएगा। तो मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है निकालने का, इसलिए मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा के ओ इज इक्वल टू के ई। तो मैं वो भी नोट में यहां पे मेंशन कर देता हूं, नोट 1, अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 15% गिवन इन क्वेश्चन एज के ई। ठीक है जी, इसी को के ई मान के सॉल्व कर देते हैं। आइए अब फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो P0 मेरे को दिया हुआ 40 रुपए इज इक्वल टू डीपीएस तो मेरे को निकालना है प्लस ईपीएस हमने अभी निकाला 4 माइनस डीपीएस इंटू आर क्वेश्चन में दिया हुआ 25%, 0.25 आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100 करके, डिवाइडेड बाय के ई हमने अज्यूम कर लिया इसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, तो 0.15 ओवरऑल डिवाइडेड बाय के ई 0.15। ठीक है जी, आइए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से आपके पास डीपीएस आ जाएगा, दिस इंप्लाइज डीपीएस इज इक्वल टू 1। डिविडेंड पर शेयर आपके पास ₹1 आ चुका है। आपको निकालना है क्या? डिविडेंड पे आउट रेशो, और पे आउट रेशो से डिविडेंड का अमाउंट निकालने के लिए हमेशा अप्लाई किस पे होती है? ईपीएस। तो ईपीएस पे इसकी परसेंटेज निकाल देंगे। देयरफॉर डिविडेंड पे आउट रेशो इज इक्वल टू DPS डिवाइडेड बाय EPS इंटू 100 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय EPS आया था 4 इंटू 100 25%, एंड दिस इज योर आंसर। बस ये था, ये छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा, और इसके पूरे पूरे 5 नंबर। ठीक है कि नहीं? चलिए अब अगर आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आइए चलिए, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था टेस्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट, अगेन 5 मार्क्स में। इसका भी एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका नवंबर 20 के अटेम्प्ट में से है। नवंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 1 का ही सी पार्ट पहला डिविडेंड पॉलिसी वाला था, बी पार्ट आपका कैपिटल बजटिंग से था। 5 नंबर का एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है। आइए एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है ये आपके पास, सीके लिमिटेड is planning to buy a new machine, details of which are as follows. Cost of the machine at the commencement 2,50,000, इकोनॉमिक लाइफ 8 साल है, रेजिडुअल वैल्यू निल है, डिप्रिसिएशन वगैरह आ जाएगा। और बाय द वे नीचे देख के लग रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू मांगी हुई है, कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन हो गया। ये मेरा एक तरह से Y0 का आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? मतलब और 8 साल है, मतलब 8 साल के CFAT आएंगे और अकॉर्डिंगली उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द मशीन 1 लाख यूनिट्स हम पूरे साल हर साल बना सकते हैं। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 6, एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपए, एस्टिमेटेड फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, मतलब अलग से ऐड करना पड़ेगा, माइनस करके ऐड करना पड़ेगा। बाकी फिक्स्ड खर्चा 1 लाख रुपए हर साल का दे रखा है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इन फर्स्ट ईयर इन एडिशन ऑफ एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट 20,000, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इन 5th ईयर इन एडिशन ऑफ एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट 30,000। सो बाय द वे, अगर मैं सिर्फ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं ना, तो ये एनुअल दे रखे हैं, मतलब हर साल के ना सेम आएंगे, ठीक है ना? तो मतलब मेरे को यहाँ पे CFAT एक बार ही कंप्यूट करूंगा तो वो हर साल के सेम आ जाएंगे। और इस हिसाब से 8 साल की PV निकालने के लिए मुझे वो पूरा टेबल बनाने की कि ईयर्स, CFAT, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, उसकी ज़रूरत नहीं लग रही है। लेकिन फिर यहाँ पे दिया हुआ है एक एडिशनल खर्चा है जो कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में है, और एक खर्चा है मेंटेनेंस का जो कि सिर्फ 5th ईयर में है। इन 2 खर्चों की वजह से फर्स्ट ईयर और 5th ईयर के मेरे CFAT अलग आ सकते हैं क्या? आएंगे। तो इसमें 2 तरीके बनते हैं आपके पास। या तो सर फिर एक सिंपल तरीका कि गलती का कोई स्कोप ना हो, हम डिटेल में करते हैं। हम एक बारी में CFAT नहीं निकालेंगे, हम पूरे कॉलम बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ CFAT 1 2 3 4 5 6 7 8 हर साल के अलग अलग। और उसके बाद हम पूरा टेबल बना के ईयर्स, CFAT, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू हर साल की इस तरीके से निकाल लेंगे। या फिर एक काम करते हैं, पहले साल का और 5th ईयर का अलग कर लेते हैं, 2nd ईयर टू 4th ईयर इसके CFAT कंबाइंड इनटू क्यूमुलेटिव फैक्टर ऑफ 2nd टू 4th ईयर। उसके बाद 5th ईयर अलग हो गया, 6th टू 8th ईयर CFAT ऑफ 6th टू 8th ईयर का एनुअल एक इनटू क्यूमुलेटिव फैक्टर ऑफ 6th टू 8th ईयर प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ Y1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ Y5। सर स्टेप्स तो इसमें भी खूब सारे हो रहे हैं। और दूसरी बात यहां पे हो सकती है एक गलती, मैं ये नहीं कह रहा हूं आंसर अलग आ जाएगा, आंसर सेम आएगा आपका, लेकिन इसमें एक गलती पता क्या हो सकती है? क्यूमुलेटिव फैक्टर ना आपको पहले साल से स्टार्ट नहीं करना। पहले साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर निकाल के हटा दिया, उसके बाद 2nd ईयर का, 3rd ईयर का, 4th ईयर का, 2nd, 3rd, 4th के ऐड करने हैं। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं? 3 ऐड करने हैं, पहले से ऐड कर दो, ऐसा थोड़ा ना है। इसी तरीके से यहाँ पे 6th, 7th, 8th 3 ऐड करने हैं, पहले 3 नहीं ऐड करने हैं, आखिरी के 3 ऐड करने हैं। तो सर आपको सारे निकालने पड़ेंगे। इससे बढ़िया ऐसे करने की बजाय हम डिटेल में कर लेते हैं। फिर ये बात मैंने आपको अलग से इसलिए बताई क्योंकि कई बार बच्चे अलग से पूछते हैं, सर इस क्वेश्चन में हम ऐसे नहीं कर सकते थे। तो कर सकते हो, अगर गलती नहीं करोगे तो। मैं डिटेल में ही करूँगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20%, ये आपका डिस्काउंटिंग रेट के लिए यूज हो जाएगा। एनालाइज द अबव मेंशन प्रपोजल यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड एडवाइस। आइए फिर, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 1 का ही ए पार्ट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले CFAT निकालने पड़ेंगे, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, आउटफ्लो माइनस करूंगा, NPV आ जाएगी। ओके, कैलकुलेशन ऑफ CFAT। तो यहां आ जाएंगे मेरे पर्टिकुलर्स। अच्छा, पहले साल के CFAT अलग है, ठीक है जी। Y1 का CFAT वो यहां पे निकाल लेंगे। फिर उसके बाद 2nd, 3rd, 4th इन 3 साल के CFAT सेम है, तो मैं एक ही कॉलम में कंप्यूट कर लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि सेम आएंगे। Y2
2y4, ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ ईयर का CFAT अलग है क्योंकि फिफ्थ ईयर में भी एक और खर्चा आ रहा है, तो y5। उसके बाद सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, इन 3 सालों के भी CFAT सेम आएंगे, तो y6 to y8। आप पूरे 8 कॉलम बनाना चाहो, 8 रोज बनाना चाहो, 1 2 3 4 5 6 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये y2 to y4 जो लिखा है ये हर साल का ईच है, और y6 to y8 लिखा है ये भी हर साल का ईच आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अब स्टार्टिंग से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले मेरे पास सेलिंग प्राइस है, एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट है, यहां से मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, और इसी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपना यूनिट से, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो सीधा कंट्रीब्यूशन से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। आइए, तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन एक बारी कैलकुलेशन लिखेंगे, ये तो सब में सेम आएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर में एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट का एडिशनल खर्चा है एडवर्टाइजमेंट, और फिफ्थ ईयर में अगेन एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट का एडिशनल खर्चा है मेंटेनेंस, तो कंट्रीब्यूशन तक कोई इंपैक्ट है नहीं। तो ये आ जाएगा 6 - 3 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यूनिट्स हैं 1 लाख, सो दिस इज 3 लाख। मैं सब में सेम लिख देता हूं, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से पहली तो है एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट जो एज इट इज क्वेश्चन ने दे रखी है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन क्वेश्चन ने 1 लाख दे रखी है, तो एज इट इज आ जाएगी सब में। उसके बाद डिप्रिसिएशन, अब क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है तो SLM से लगा देंगे फिर, ठीक है ना। तो यहां से डिप्रिसिएशन आ जाएगी, कितने की मशीन है, 2.5 लाख की, स्क्रैप वैल्यू निल, 8 साल, तो 2,50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू निल डिवाइडेड बाय 8, सो दिस विल बी 31,250, ये भी सब में आ जाएगी। आई होप यहां तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सेकेंड, एक मिनट। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा बाय द वे क्वेश्चन ने इग्नोर टैक्स बोला है, तो एक काम करते हैं, जब टैक्स है ही नहीं हम डिप्रिसिएशन माइनस क्यों करते हैं, ये मैंने नहीं ध्यान दिया। फिर डिप्रिसिएशन हम माइनस करते हैं ताकि टैक्स की सेविंग का इम्पैक्ट मिल जाए, और उसके बाद डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर डिप्रिसिएशन का कुछ नहीं करूँगा, मैं ना इसको हटा देता हूँ एक बारी। समझ आया ना। ये शायद जब मैं लिख रहा हूँगा तो आप लोगों के मन में आ भी रहा होगा, पता नहीं क्यों लिख रहे हैं ये, सॉरी। तो हम इसको हटा देते हैं। क्योंकि एज इट इज माइनस करके ऐड हो जाएगी तो कोई फायदा है नहीं। चलिए, तो एक तरह से मेरा ये काम भी हो गया, डिप्रिसिएशन का जो भी था नहीं होना था वो मैंने कर लिया। अब पहले साल में एक तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, फिक्स्ड की नेचर का ही क्वेश्चन नहीं बोला हुआ है, ये पहले साल में होगा 20,000 का, यहां लिख देते हैं, बाकियों में ये नहीं आएगा। और फिफ्थ ईयर में 30,000 का मेंटेनेंस के नाम से फिक्स्ड नेचर का खर्चा होगा। $30,000 का, बाकी जगहों पे नहीं होगा। 30,000 का ही था ना, हाँ। बस अब यहां से आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, उसके आगे का इंटरेस्ट का कोई डेटा आपके पास है नहीं। बेसिकली दिस विल बी योर CFAT, ठीक है ना। टैक्स वगैरह सब इग्नोर करने के लिए बोला है, सिंपल क्वेश्चन है। 1,80,000, 2 लाख,
1,70,000 और 2 लाख। बस अब निकाल लेते हैं एनपीवी, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ईयर्स, CF80, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट रेट क्वेश्चन में दे रखा है 12%, पीवी ऑफ CF80 बेसिकली पीवी ऑफ इनफ्लोस। 8 साल है, अब यहां पे सबके अलग अलग ही लिख रहा हूं। ठीक है ना, तो पहले साल का CF80 1,80,000, सेकेंड टू फोर्थ ईयर का CF80 2 लाख, फिफ्थ ईयर का CF80 1,70,000 और 6 to 8th ईयर का अगेन CF80 2 लाख ईच। बस अब यहां पे 12% के हिसाब से CF80 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567, 0.507, 0.452, 0.404। बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 160,740, 159,400, 142,400, 127,200, 96,390, 101,400, 90,400, 88,800। ऐड कर देंगे इन सबको, पीवी ऑफ CF80 तो ये टोटल आ जाएगा 958,730 माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लोस जितने का एसेट है 2,50,000, आपके पास एनपीवी आ जाएगी 7,08,730। एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। एडवाइस क्या दोगे, मांगी है ना क्वेश्चन ने कि एक्सेप्ट कर लो सर प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट था या मशीन थी? मशीन। एज कंप्यूटेड अबव एनपीवी इज पॉजिटिव, देयरफॉर कंपनी शुड बाय this new machine, as simple as that। खत्म। ये था ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, आसान। आई होप आपने सही ही किया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको डिस्कस करते हैं फिर। चलिए, तो अब अपने टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन जो हमने यहां पे लिया था
क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन था टेस्ट में। अगेन ये क्वेश्चन भी आपका कैपिटल बजटिंग से ही है। अब यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट किया हुआ है, बेसिक्स को टेस्ट किया हुआ है अच्छे से। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। बाय द वे पहले एक बार ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका अगेन पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, रीसेंट। ये कौन से एग्जाम में आया? मई 2019 के अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन नंबर 3 पेपर में आपका एज इट इज 10 नंबर का आया हुआ है। ठीक है ना, ये देखिए 10 मार्क्स का। तो एज इट इज यही क्वेश्चन आपके टेस्ट में है। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं और पता लगाते हैं आपने क्या किया है, वो आप ही पता लगाएंगे मतलब। तो क्वेश्चन 2 आई, AT Limited is considering 3 projects A, B and C. The cash flows associated with the projects are given below. Cash flows associated with the 3 projects. A project Y0 पे जो भी फिगर्स दे रखी हैं A, B, C तीनों प्रोजेक्ट्स में वो नेगेटिव में है। सो बेसिकली दिस इज आउटफ्लो। और Y1, Y2, Y3, Y4 यहां पे आपको एक तरह से इन प्रोजेक्ट्स का इनफ्लोज या यूं कहें CFAT आपको दे रखा है। ओके सर। तो ए प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे Y1 में 2000, Y2 में 2000, Y3 में 6000, Y4 में 0, मतलब इसकी लाइफ ही कितनी है? 3 साल। ठीक है ना। बी प्रोजेक्ट Y1 पे 0 दे रहा है, Y2 पे 2000 दे रहा है, Y3 पे 6000 दे रहा है, Y4 पे 6000। इसकी भी लाइफ 3 साल मत मान लेना कि पहले साल 0 आ गया, शुरू Y0 पे ही हो गया था ये। वो तो ये है कि पहले साल कोई रिटर्न ही नहीं दिया, लाइफ तो 4 साल ही है। सी प्रोजेक्ट Y1 पे 2000, Y2 पे 2000, Y3 पे 6000, Y4 पे 4000, 4 साल की लाइफ है। ठीक है सर। कोई डिस्काउंटिंग रेट वगैरह कुछ नहीं दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू ए पार्ट कैलकुलेट द पेबैक पीरियड ऑफ ईच ऑफ द 3 प्रोजेक्ट्स। अब पहली बात तो यहीं पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, आई हो इस टेस्ट को करते हुए, कि सर पेबैक पीरियड तो 2 निकलते हैं, सिंपल पेबैक या डिस्काउंटेड पेबैक, हमें कौन सा निकालना है? बेटा क्वेश्चन के ओरिजिनल डेटा में आपको कोई डिस्काउंटिंग रेट नहीं दे रखा है, तो कौन सा पेबैक निकालोगे? सिंपल पेबैक। मैंने आपको हमेशा बताया अगर डिस्काउंटिंग रेट दे रखा हो और पेबैक पीरियड स्पेसिफाई ना कर रखा हो कि कौन सा निकालना है और क्वेश्चन फुल फ्लेजेड हो काफ़ी सारे पार्ट्स के साथ, तो आपको डिस्काउंटेड पेबैक निकालना है। लेकिन अगर डिस्काउंटिंग रेट ही नहीं है, उस रेट की अजम्पशन आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप देखो ना अजम्पशन वो लेते हैं जो कि सब बच्चे एक ही अजम्पशन लें। यहाँ पे रेट की अजम्पशन मैंने कई बार बताया, अमाउंट की, रेट की, किसी फिगर की अजम्पशन कभी नहीं लेनी। नहीं तो कोई बच्चा 10% लेगा, कोई 5%, कोई 20%, कोई 30%, कोई 90%, वो तो बड़े सारे मल्टीपल आंसर्स बन जाएंगे। ऐसी अजम्पशंस कभी नहीं लेते। तो सिंपल पेबैक निकालेंगे सर। अच्छा बाय द वे यहाँ पे कुछ बच्चों को एक डाउट और आ सकता है, वो कहते हैं सर जो आपका सी पार्ट है, सी पार्ट में पूछा है प्रोजेक्ट विद पॉजिटिव एनपीवी इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। सर सी पार्ट में डिस्काउंटिंग रेट दे तो रखा है ना, यही डिस्काउंटिंग रेट आप यूज करो और यहाँ पे डिस्काउंटेड पेबैक निकाल लो। तो मैंने आपको क्लासेस में ये भी बता रखा है, क्वेश्चंस के जो फर्दर पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट दूसरे पार्ट से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। कहने का मतलब यह है हर पार्ट अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना है। हर पार्ट पे डेटा लगेगा कौन सा, जो ओरिजिनल डेटा है या उस पार्ट में खुद में क्या रखा है, जब तक कि सवाल ना कह दे कि इस पार्ट को करने के लिए इस पार्ट का डेटा भी यूज कर लेना। ठीक है ना। आइए तो ए पार्ट इस क्वेश्चन का, पेबैक पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड, सिंपल पेबैक, एक एक करके प्रोजेक्ट ए, सिंपल सी कैलकुलेशंस बनेंगी। ईयर्स, CFAT, डिस्काउंटिंग तो करनी नहीं है तो सीधा सीधा इसका क्यूमुलेटिव CFAT। पहले प्रोजेक्ट की लाइफ ही 3 साल थी। 2000, 6000, तो क्यूमुलेटिव पहले साल का 2000, दूसरे साल का 2000 प्लस 2000 4000, तीसरे साल का 4000 प्लस 6000 10000, और आपका आउटफ्लो कितना था? 10000। तो एग्जैक्टली 3 साल आ गए, इसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं करनी है।
पे बैक ए प्रोजेक्ट का 3 इयर्स। ठीक है जी। प्रोजेक्ट बी, ईयर्स CF80, क्यूमुलेटिव CF80, इसकी लाइफ 4 साल थी। तो 0, 2000, 4000, 6000, यही है ना? हाँ, आइए 0, ये 2000, ये 6000, 6000 प्लस 6000, 12000। ठीक है जी। कमाना कितना था? 2000, इसका आउटफ्लो। तो सर एग्जैक्टली 2 साल आ जाएंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली 2000 कमा रहा हूँ। तो पे बैक कोई कंपटीशन बनी नहीं रही है, बड़ा ही सिंपल है। टू ईयर्स। प्रोजेक्ट सी, दो हजार, 2000, 6000, 10000। यही है ना? हाँ। तो ये 2000, ये 4000, 4000 प्लस 6000, 10000, 10000 प्लस 10000, 20000। और यहाँ पे मिनिमम कमाना कितना था? आउटफ्लो है 10000। कब कमा रहे हैं? 3rd ईयर में। ये भी एग्जैक्टली आ गया। फिर कोई कंपटीशन नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। पे बैक सी प्रोजेक्ट का 3 साल। ठीक है जी। ये तीनों प्रोजेक्ट का CF80 पे बैक पीरियड आपके पास आ चुका है। तो यही मांगा था पहले पार्ट में, हो गया पहला पार्ट। अच्छा, दूसरा पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट में मांगा है इफ द कट ऑफ पीरियड इज 2 इयर्स, मतलब उससे ज्यादा ईयर्स वाले प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हमने कट ऑफ लगा दी 2 साल बस। जैसे मैंने आपको क्लासेस में बताया हो ना, पे बैक पीरियड लगाते ही कौन है? जिनको शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। बेसिकली कि मेरे पास पैसा आज तो आइडल है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम बाद ही मेरे को पता है मेरे को इस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट रिटर्न को मैक्सिमाइज करना नहीं है, मेरी पहली रिक्वायरमेंट है कि मेरा प्रिंसिपली इन्वेस्टेड अमाउंट मिनिमम कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा। उसके हिसाब से मैं सोचूंगा मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी भी है या नहीं। तो बी पॉइंट कह रहा है इफ द कट ऑफ पीरियड इज 2 इयर्स देन विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। तो सर जो आपका सी प्रोजेक्ट है उसमें 3 साल का है, बाहर हो गया कट ऑफ से। बी प्रोजेक्ट में 2 साल है, ये हो सकता है। ए प्रोजेक्ट में 3 साल है, तो सिर्फ बी होगा। इफ basis to accept a project is cut-off period of 2 years, then only project B can be accepted because payback period of both project A and C are greater than कट ऑफ पीरियड। तो वो दोनों ही बाहर हो जाएंगे फिर इस बेसिस पे। तो ठीक है जी, ये हो गया आपका बी पार्ट इस क्वेश्चन का। अब सी पार्ट, प्रोजेक्ट्स विद पॉजिटिव एनपीवीज इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तीनों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी मांगी है और बोला है उनमें से किस किस की पॉजिटिव एनपीवी आ रही है ये बता दो। सिंपल कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एक ही साथ कर दूंगा। यहां पे प्रोजेक्ट एक ही कर लेते हैं,
यहाँ पे प्रोजेक्ट बी की कर लेंगे, उसके नीचे फिर प्रोजेक्ट सी की अलग से करके दिखा देंगे। तो ईयर्स, CFAT, डिस्काउंटिंग रेट और प्रेजेंट वैल्यू। ऐसे यहाँ पे ईयर्स, CFAT, डिस्काउंटिंग रेट और प्रेजेंट वैल्यू। टेन % है ना। चलिए, इसकी तो लाइफ ही 3 साल है पहले वाले की। 2000, 2000, 6000 और इसकी लाइफ प्रोजेक्ट बी की 4 साल है। 0, 2000, 4000, 6000। अरे इसका करते ही ना, चलो। तो 10% के हिसाब से PVF 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% रेज टू पावर 1, 2, 3 एंड सो ऑन 0.909, 0.826, 0.751। यहाँ पे 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। वन एट 1652, 4506 और यहाँ पे ये तो 0 ही आ जाएगा। 1652, 3004, 4098। PV of CFAT ये आ गया 7976 माइनस PV ऑफ आउटफ्लो। तो पहले प्रोजेक्ट में PV ऑफ आउटफ्लो 10,000, तो इसकी NPV तो आ गई नेगेटिव। $2024। फिर सेकंड वाले पे PV ऑफ CFAT 8754 माइनस PV ऑफ आउटफ्लो। यहाँ पे PV ऑफ आउटफ्लो था 2000 सिर्फ, तो ये NPV आ गई पॉजिटिव 6754। प्रोजेक्ट सी की ओर निकालनी है, फटाफट से निकाल लेते हैं। प्रोजेक्ट सी, ईयर्स, CFAT, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो लाइफ इसकी 4 साल है। 2000, 2000, 6000, 10,000। वन एट 1652, 4506, 6830। $14,806 माइनस PV ऑफ आउटफ्लो। ये आपके पास है 10,000 यहाँ पे,
एनपीवी आपके पास आ जाएगी 4806, इसकी भी एनपीवी आ गई पॉजिटिव। क्वेश्चन ने पूछा था पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स बता दो, देयरफॉर प्रोजेक्ट बी एंड सी आर द पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स। चलिए जी, डी पार्ट, पेबैक गिव्स टू मच वेट टू कैश फ्लोज दैट अकर आफ्टर द कट ऑफ डेट, ट्रू और फॉल्स? बेटा गलत स्टेटमेंट है। पेबैक पीरियड बल्कि किस चीज को वेटेज ज्यादा देता है कि विद इन ड्यू टाइम कितना पैसा मेरा कमाया जाएगा, उस कट ऑफ डेट के बाद मैं क्या कमा रहा हूं उसको तो ये पूछता भी नहीं। जैसे आपने यहाँ पे पेबैक पीरियड निकाला, अब इसकी लाइफ, इसका पेबैक पीरियड 2 साल आया जबकि लाइफ 4 साल थी। हमने कह दिया भैया यहाँ पे प्रोजेक्ट बी में मेरा पैसा 2 साल में रिकवर हो जाएगा, बस। पेबैक पीरियड तो इतने ईयर्स के कैश फ्लोज की बात करता है कि 2 साल है, 2 साल में मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो मैंने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था वो मेरा रिकवर हो रहा है, उसको रिकवर करने के लिए मेरे को कितने कैश फ्लो चाहिए, बस वो देख लिया हमने। उसके बाद क्या कैश फ्लोज आ रहे हैं उसका तो पेबैक पीरियड ने कोई बात ही नहीं करी। इनफैक्ट आपने क्लासेस में भी जो सीखा है, पेबैक पीरियड लगाते कौन है? जिनको टाइम कितना मर्जी लग जाए रिटर्न मैक्सिमाइज होनी नहीं। पेबैक पीरियड कौन लगाते हैं? जिनको लिमिटेड टाइम में उनका टाइम फ्रेम सेट होता है कि इतने टाइम में मेरे को एटलीस्ट अपना इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट वापस चाहिए, कहीं और कमिटमेंट है या वट एवर बी द रीजन। तो सर ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, लिख देते हैं इसको डी पार्ट, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में बना देंगे। टू मच वेटेज फॉल्स, पहले तो आंसर दे देंगे, अब सिर्फ फॉल्स मत लिखाना, एक्सप्लेन भी करना है। पेबैक पीरियड गिव्स वेटेज to cash flows that occur during the cutoff date instead of those occurring after the cutoff date। बाद वालों को तो हम देखते भी नहीं, आफ्टर द कट ऑफ पीरियड, खत्म। बस यही लिखना था इसमें, बड़ा ही आसान सवाल है ये तो। लास्ट पार्ट, इफ अ फर्म यूज्ड अ सिंगल कट ऑफ पीरियड फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स इट इज लाइकली टू एक्सेप्ट टू मेनी शॉर्ट लिव्ड प्रोजेक्ट्स। ये बात सही है क्योंकि पेबैक पीरियड क्या बात कर रहा है? मिनिमम कम से कम कितना वक्त लगेगा कि एटलीस्ट मेरी इनिशियल अमाउंट जो मैंने लगाई थी आउटफ्लो वो मेरा वापस आ जाएगा। और अगर आप इसके बेसिस पे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने लग गए तो फिर तो आप सर जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे, कम कम वक्त वाले होंगे, बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स जल्दी से जल्दी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को रिकवर करके वापस दे रहे होंगे, आप उनको कंसिडर करके बैठ जाएंगे। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्टार्ट तो होते हैं बड़े स्लो, लंबे चलते हैं, 10-10, 15-15 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। पहले 3-4 साल वो ज़्यादा इनकम नहीं देते, वो उसके बाद धीरे 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 इनकम देना शुरू करते हैं। ओवरऑल बात करोगे तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और बड़ी इनकम देते हैं। पेबैक पीरियड तो उनका पेबैक पीरियड बहुत ज़्यादा निकाल के बैठ जाएगा कि भाई इनिशियल अमाउंट रिकवर करने में 3-4 साल तो वैसे ही कुछ नहीं देगा, उसके बाद रिटर्न देना शुरू करेगा, फिर वो रिटर्न वापस आएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट वापस आएगी, तब जाके आपका इनिशियल अमाउंट जो इन्वेस्ट था वो रिकवर होगा। वो तो पेबैक पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मैं पेबैक पीरियड के हिसाब से अगर निकालने लग गया तो मैं छोटे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करके बैठ जाऊंगा क्योंकि रिटर्न को मैक्सिमाइज नहीं देख रहा हूं ना मैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू। सिंगल एक लाइन में आंसर आ जाएगा, पेबैक पीरियड फेवर्स द शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स as it means minimum time a project will take to recover the initial invested amount। मतलब लिख दिया हमने उसका।
ठीक है ना। बस ये था आपका ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया और आई होप आपने सभी पार्ट्स के आंसर सही किए होंगे। आइए फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं टेस्ट का। तो थर्ड क्वेश्चन था हमारा अब इस टेस्ट का, ये डिविडेंड पॉलिसी से है अब हमारा क्वेश्चन, अगेन 5 मार्क्स का। बाय द वे ये क्वेश्चन भी आपकी रेफरेंस के लिए, अगर मैं आपको एग्जाम में दिखाऊं, ये हमारा नवंबर 19 के एग्जाम में से है, ठीक है ना। नवंबर 19 में ये हमारा पेपर में फर्स्ट का ये सी पार्ट ये रहा आपका एज इट इज़ ये क्वेश्चन 5 नंबर का। आई होप आपको यहाँ से पूरा आइडिया लग रहा है कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, आइए। फॉलोइंग फिगर्स एंड इन्फॉर्मेशन वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनी ए लिमिटेड। डेटा आपको दिया हुआ है, अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, डिविडेंड पेड, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। बाय द वे अर्निंग्स दे रखी है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ईपीएस आ जाएगा डिवाइड करके। डिविडेंड पेड, टोटल डिविडेंड दे रखा है 6 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2 लाख, डिवाइड करके डीपीएस भी आ जाएगा, ईपीएस भी आ जाएगा, डीपीएस भी आ जाएगा। क्या यूज होगा वो देख लेंगे। प्राइस अर्निंग रेशो आपको 10 दे रखी है, पीई रेशो। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली आर आपको 20% दे रखा है। आपसे मांगा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट मार्केट प्राइस। सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अपना ग्रोथ मॉडल लगेगा, गॉर्डन्स मॉडल लगेगा, एमएम अप्रोच लगेगी, वॉल्टर्स। बेटा ग्रोथ रेट दे नहीं रखी है, ना ही निकालने का कोई तरीका है कि इतने साल से इतने साल मेरा इतना डिविडेंड हो गया, या फिर कोई और डेटा हो B/R का रिटेन अर्निंग्स कितनी है, कोई डेटा नहीं है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे लगाना क्या पड़ जाएगा, वॉल्टर्स मॉडल। एंड बाय द वे जो मेरा क्वेश्चन भी बन रहा है ना, वो वॉल्टर्स पे ही बन रहा है। मार्केट प्राइस मांग लिया, फिर कंपैरिजन के लिए कैपिटलाइजेशन रेट बेसिकली KE, सेकेंड पार्ट में KE मांग लिया, फिर ऑप्टिमम पे आउट रेशो मांग लिया। अब ऑप्टिमम गॉर्डन्स के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, वॉल्टर के भी, कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर लास्ट पार्ट में पूछा वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग बताओ, जो ऑप्टिमल पे आउट रेशो आपने थर्ड पार्ट में बताई होगी, उसके अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए। मतलब पूरा क्वेश्चन मेरा वॉल्टर पे ही चल रहा है, क्योंकि ग्रोथ रेट भी गिवन नहीं है। आइए फिर, तो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल पहले तो फॉर्मूला कोट कर देंगे ताकि पता चल जाएगा क्या क्या चाहिए। P0 इज इक्वल टू DPS प्लस EPS माइनस DPS इंटू R डिवाइडेड बाई KE ओवरऑल डिवाइडेड बाई KE। मेरे को P0 निकालना है। अब इसके लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं ये सारी चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले DPS इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये सारा डेटा है मेरे पास। टोटल डिविडेंड इज 6 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख। तो ये आ जाएगा 3। मेरे को फिर EPS भी चाहिए, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग्स भी है मेरे पास 10 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स तो वही 2 लाख। ये आ जाएगा 5। तो फॉर्मूले में DPS चाहिए, EPS चाहिए, DPS चाहिए, R गिवन है क्वेश्चन में KE। अब KE के लिए या तो वो 6 फॉर्मूलेज हो, अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ, रियलाइज यील्ड, कैपम, या फिर और क्या चाहिए, या फिर और कैसे निकल सकता है, PE दे रखा है सर। KE इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय PE रेशो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय PE कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। 10% ही आ जाएगा ये। तो KE आ गया 10%। बाय द वे यही आपका सेकेंड पार्ट का भी आंसर बनेगा, कैपिटलाइजेशन रेट मांगा था ना। आइए अब इस फॉर्मूले में सारा डेटा पुट कर देते हैं। DPS आपने निकाला 3 प्लस EPS आपने निकाला है 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय R क्वेश्चन में ही गिवन है 20%, दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाय KE आपने निकाला 10%, 0.1 ओवरऑल डिवाइडेड बाय 0.1, हेंस द आंसर। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया।
अब सेकंड पार्ट, इसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे मांगा कैपिटलाइजेशन रेट, दैट इज केई, वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कैपिटलाइजेशन रेट इज इक्वल टू के ई इज इक्वल टू 10% वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस, खत्म। थर्ड पार्ट, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पे आउट रेशो। भाई आपका के ई 10% है और आर क्वेश्चन में 20% है, कंपनी ज़्यादा रिटर्न कमा रही है और शेयर होल्डर उस पैसों पे कम रिटर्न कमाएगा, 10% कमाएगा। कंपनी जब ज़्यादा कमा रही है, ऑल और नथिंग, सारा रिटेन कर लो, यही केस एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन ने कमेंट नहीं मांगा, बस ऑप्टिमम पे आउट रेशो मांगी है। व्हेन आर इज ग्रेटर देन के ई, दैट इज आर कितना है यहां पे 20%, ग्रेटर देन के ई 10%, there should be 100% retention and 0% dividend as defined by Walters model अंडर ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है जी, फ्रेमिंग आपकी वर्डिंग्स कुछ और हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली बताना तो यही है कि 100% रिटेंशन और 0% डिविडेंड होना चाहिए, क्योंकि कंपनी ज्यादा रिटर्न कमा रही है। लास्ट पार्ट, अब इसके अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस P0 पर शेयर एट ऑप्टिमल पे आउट रेशो, मतलब जब DPS 0 हो जाए, लिख देते हैं एट ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी DPS is equal to 0% dividend using Walters model। फॉर्मूला अब एक बार ऊपर कोट कर चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस डेटा पुट करिए। DPS is 0 प्लस EPS 5 था माइनस DPS 0 इंटू R is 0.2 डिवाइडेड बाय KE 0.1 ओवरऑल डिवाइडेड बाय 0.1, हेंस आंसर। तो ये आ जाएगा 100 एंड दिस इज इट। ये था आपका ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल आसान सा सवाल।